स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करने जा रहा हूं। इससे पहले हम मूल कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं, उसकी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। फिर मैंने आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में बतलाया। उसके लिए अगर आपको नहीं पता है तो आप लेक्चर नंबर 8 देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमिन करना सिखाऊंगा और उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाना है वो सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था क्या। देखिए, मैं एक केमिकल फॉर्मूला लेता हूं, ग्लूकोज, राइट। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C6H12O6। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम वो तीनों एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनका एक्चुअल नंबर मेंशन कर रहे हैं। तो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमारे पास 6 कार्बन दिखाए जा रहे हैं, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। तो देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड कि जो पूरा मॉलिक्यूल है उसके एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन के एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं। इज दैट क्लियर? सो दिस थिंग इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस। तो ये एक्चुअल नंबर ऑफ उन एलिमेंट्स के एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूला में हम एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है वो लिखते हैं और उनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिखते हैं। देखिए, इसकी होल नंबर रेशियो क्या है? 1:2:1। आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर। तो अगर मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है तो मुझे क्या करना होगा? इस एम्पिरिकल फॉर्मूला को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, इसका मतलब मुझे n फाइंड आउट करना है। जैसे अभी यहां से तो आपको समझ में आ जाएगा, हियर n इज 6। ओके, अब मैं प्रॉब्लम से आपको बताऊंगा n कैसे डिटरमिन करना है और कैसे उसको पुट करना है। लेट अस स्टार्ट दिस पार्ट। My first numerical is an organic liquid having carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen. It means how many elements are there? 4. Was found to contain carbon 41.37%, hydrogen 5.75%, nitrogen 16.09%, and the rest oxygen. Calculate molecular formula of liquid if its vapor density is 43.5. चलिए, सम को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि मुझे उस अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढना है जिसके एलिमेंट्स मुझे पता है, वेपर डेंसिटी गिवन है। ये हम अपने 7th और 8th लेक्चर में अगर जाएं तो मैंने आपको बतलाया था, जो वेपर डेंसिटी है वो क्या है? डेंसिटी ऑफ अ गैस, राइट, गिवन गैस divided by density of hydrogen gas at STP. तो vapor density is equal to molecular mass divided by 2. ठीक है, इसको प्रॉपरली आपको लेक्चर देखिए, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि ये छोटी टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया? 2 times vapor density, because
वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर मास बाय 2, तो मॉलिक्यूलर मास इज 2 into वेपर डेंसिटी, तो यहां मैंने मॉलिक्यूलर वेट निकाल दिया 2 into वेपर डेंसिटी, सो 87 ग्राम इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नाउ सी हाउ मेनी एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। साथ में मैंने इनका एटॉमिक मास लिखा है। कार्बन, रिमेंबर एटॉमिक मासेस, एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एलिमेंटल रेशो है तो एटॉमिक मासेस ले रहे हैं। 12, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, पर यहां हम एटॉमिक रेशो लेंगे, इसीलिए मास नंबर 1 लेंगे, एटॉमिक मास। नाइट्रोजन N2 होता है, सो मैं 28 नहीं लिखूंगा, एटम के लिए लिखूंगा 14। ऑक्सीजन O2 होता है, नॉट O लिखूंगा, दैट इज 60। अब इनकी परसेंटेज दे रखी है 41.37, हाइड्रोजन 5.75, नाइट्रोजन 16.09, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया, क्या करें? परसेंट का मतलब होता है 100 के पीछे, इनको ऐड कर लीजिए, जितना बना उसको 100 में से माइनस कर दीजिए, वो आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा। ओके, तो अब कहानी क्या हो गई, हमारे पास वो जो कंपाउंड है, अननोन कंपाउंड, वो 100 ग्राम हो गया, क्योंकि मैं परसेंट में उनकी परसेंट कॉम्पोजिशन कंपाउंड में क्या है वो बतला रहा हूं। तो परसेंट 100 के पीछे होता है, मींस अगर 100 ग्राम कंपाउंड है, उसमें कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, नाइट्रोजन इतना है, ऑक्सीजन इतना है। अब उस कंपाउंड में मैं एलिमेंट्स की मोलर रेशियो देखूंगा, सो दैट इज मोल्स ऑफ एलिमेंट्स, जिसको हम रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। ओके, 41.37 ग्राम 100 ग्राम में है, तो मोल्स कितने बने? 12, उसका एटॉमिक मास है, डिवाइड कर दीजिए, उसके मोल्स आ गए। इसी तरह हाइड्रोजन के मोल्स आ गए, इसी तरह नाइट्रोजन के मोल्स आ गए, इसी तरह ऑक्सीजन के मोल्स आ गए। इट मींस कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितने मोल्स हुए? 3.44, 5.75, 1.15, 2.29। पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है या इंपेरिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में तो हम एक्चुअल रेशो लिखते हैं और एक्चुअल नंबर लिखते हैं, और आपका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है इसमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो लिखते हैं। तो आपने कभी भी कंपाउंड ऐसे तो नहीं देखा होगा फ्रैक्शन में, तो हम क्या करें, उसको हम सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कैसे निकालें? इनमें से जो रिलेटिव मोल सबसे कम है उससे डिवाइड कर दीजिए। ओके, इन सब को 1.15 से डिवाइड कर दीजिए, तो मेरे पास जो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट, थोड़ा जैसे 2.99 कुछ हो सकता है, उसको मैं एग्जैक्टली 3 मानूंगा, राउंड फिगर करूंगा। तो ये 3, 5, 1, 2 आ गया। अब ये मेरे पास इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। सो दैट इज C3H5NO2। Now can I find its empirical weight? Here 3 into 12, 1 into 5, 14, 2 into 16 is 32. That is coming out to be 87. अब मॉलिक्यूलर वेट भी उतना ही है, इंपेरिकल वेट भी इतना है, तो N is equal to molecular weight divided by empirical weight. That is 1. It means in this case N is 1, means जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, N 1 है, तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वही उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। होपफुली ये सम आपको
समझ आ गया होगा। अब मेरी सेकंड प्रॉब्लम, ब्यूटेरिक एसिड कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंटेन्स ओनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मींस वो तीन एलिमेंट्स का बना है। 4.24 milligram sample of butyric acid is completely burned. ओके, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसका 4.24 मिलीग्राम लिया, इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट, उसकी कंबस्टन कर दी। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्टन करेंगे, शाबाश, कार्बन, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो कंपाउंड की कंबस्टन करेंगे तो क्या होगा, चलिए समझना शुरू कर रहे हैं। अरे भाई, जिसमें कार्बन है उसकी कंबस्टन होगी तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, उसमें हाइड्रोजन है उसकी कंबस्टन से उसका वाटर बनेगा। तो एयर में ऑक्सीजन के साथ वो बर्न करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन है उसका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। तो मेरे पास कंपाउंड की अमाउंट कितनी थी, 4.24 मिलीग्राम। तो उसको बर्न करने के बाद वो क्या कर रहा है, इट गिव्स 8.45 मिलीग्राम ऑफ CO2 एंड 3.46 मिलीग्राम ऑफ वाटर। वेरी गुड, वो 8.45 मिलीग्राम ऑफ CO2 दे रहा है एंड 3.46 मिलीग्राम ऑफ वाटर दे रहा है। अब अंडरस्टैंड करिए, मैंने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आएगा, क्योंकि उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, उसकी कंबस्टन होगी। अब घरों में LPG यूज करते हैं, उसकी फाइनली कंबस्टन होती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किससे कंबस्टन होती है, एयर से, राइट। एयर की प्रेजेंस में हम स्पार्क देते हैं लाइटर से, वो बर्न करते हैं। ओके, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास जो है हमें डायरेक्टली दे दिया, दैट इज 88। फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस प्रॉब्लम को करने के बाद मैं आपको कह सकता हूं कि आप 3-4 प्रॉब्लम्स पे डायरेक्टली होल्ड कर लेते हैं। सो सच अ गुड प्रॉब्लम, लेट अस स्टार्ट दिस। क्या चाहिए मुझे, जस्ट कम टू दैट पार्ट। आई नीड टू गेट एम्पिरिकल फॉर्मूला। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एलिमेंट्स है या तीनों एलिमेंट्स दिए, फिर एटॉमिक मासेस या वो भी है मेरे, ऑब्वियसली पता होगा। थर्ड इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन, किनकी, एलिमेंट्स की। मेरे पास तो वो है ही नहीं। क्यों नहीं है, अरे भाई मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्टन दी, कंबस्टन से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना। सी मैंने यहां शो किया है, ये 4.24 मिलीग्राम कंपाउंड है जिसको मैंने CXHY एंड OZ से रिप्रेजेंट किया है। इसका कंबस्टन हुआ किसमें, ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन गया। अब अगर मैं और बेसिक रियलिटी में जाऊं, ये X मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वो Y/2 मोल्स वाटर बनेगा। मैं वहां नहीं जा रहा, सिंपली जितनी कार्बन थी इस कंपाउंड की वो कार्बन डाइऑक्साइड में चली गई, जितनी हाइड्रोजन थी वो वाटर में चली गई। अभी यहां समझिए बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैंने उसकी कंबस्टन की, कंबस्टन से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना, जितनी उसमें कंपाउंड में 4.24 मिलीग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन थी, उसका क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब आप जानते हैं, मैं बात को और सीधा करता हूं, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम, उसमें कार्बन कितना है, 12 ग्राम। सी, इसको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन बाय मास। इसमें कार्बन का अमाउंट 12 ग्राम है, इसमें 44 ग्राम है, ये हमेशा 12 ग्राम ही रहेगा। इज दैट क्लियर। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है, 12 ग्राम। 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना हो, 12/44। एंड अगर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो मेंशन की गई है इसमें 8.45 मिलीग्राम, यू कैन चेक हियर, उसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, डोंट कमिट दिस मिस्टेक, into 10⁻³ ग्राम। सो 8.45 into 10⁻³ ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना होगा, दैट इज 12/44 into 8.45 into 10⁻³ ग्राम ऑफ कार्बन। किसमें स्टूडेंट्स,
8.45 मिलीग्राम में। मैंने कैसे निकाला? बिकॉज मुझे पता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास कंपाउंड है। ओके, तो 44 ग्राम में 12 ग्राम, ये हमारी बेसिक इक्वेशन है। 1 ग्राम में कितना है और जितना कार्बन डाइऑक्साइड दिया उसमें कितना कार्बन है। अब आप मुझे बताइए ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई? ये आई यहां से। इसका मतलब जितनी इसमें कार्बन थी वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई। ओके, सो जितनी कार्बन इस कंपाउंड में है, इस 4.24 मिलीग्राम में, वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई। वही कार्बन, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स मुझे क्या चाहिए? इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितनी है मैं वो फाइंड आउट कर लूं। वो कितनी है? इतनी है। यू गॉट माय पॉइंट? 8.45 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितनी है वो मैंने निकाल ली। अब वो कार्बन कहां से आई? 4.24 मिलीग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से आई। तो क्या मैं लिख सकता हूं 4.24 into 10⁻³ ग्राम of butyric acid contains carbon is equal to 12/44 into 8.45 into 10⁻³ divided by 4.24 into 10⁻³ ग्राम। ये कार्बन की अमाउंट लिखी है, ये 4.24 ग्राम में है, तो एक में इतनी आ गई। 100 में कितनी आ गई? 100 में आ गई into 100। 100 में क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू नो परसेंटेज ऑफ कार्बन। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात पूरी समझ में आ गई। ध्यान से फिर से सोच लीजिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड था, मान लीजिए 1 ग्राम था, बर्न किया। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या था? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बर्न किया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन गया, राइट। अब जब इसका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन गया, इसमें जितनी कार्बन थी वो किस में चली गई? कार्बन डाइऑक्साइड में। जितनी हाइड्रोजन थी वो किस में चलेगी? वाटर में चलेगी। अगर मैं कैलकुलेशंस, एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली करूं, वही कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो क्या आप जानेंगे जितनी कार्बन कंपाउंड में थी वो कार्बन डाइऑक्साइड में चली गई या उसका कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो जो कार्बन की अमाउंट थी, परसेंटेज थी कंपाउंड में, राइट, जो कार्बन की अमाउंट थी वो कार्बन की अमाउंट किस में कन्वर्ट हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड में। इसका मतलब जितनी कंपाउंड में कार्बन थी उसी की कार्बन डाइऑक्साइड बनी। गॉट इट? इसका मतलब वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड में आ गई। अब अगर मुझे एग्जैक्ट वेट कार्बन डाइऑक्साइड का पता है तो मैं ये पता कर सकता हूं उसमें कितनी कार्बन है। वो मैंने आपको यहां बतलाया है कि 44 ग्राम में इतनी है, 1 ग्राम में कितनी है, 8.45 इंटू 10⁻³ ग्राम में कितनी है, इतनी कार्बन है। अब मैं फिर दोबारा यही बात कर रहा हूं, ये कार्बन किसकी है? 4.24 मिलीग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की है। इसका मतलब 4.24 मिलीग्राम में इतनी कार्बन है, एक में कितनी होगी? ग्राम्स में ले लीजिए। 100 के पीछे कितनी हो गई? मीन्स मुझे इसकी कार्बन की परसेंटेज मिल गई, दैट इज ये। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर। सो 18 ग्राम ऑफ वाटर में हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम। 1 ग्राम में कितना है? 2/18। 3.46 इंटू 10⁻³ ग्राम वाटर में हाइड्रोजन कितना है? ये इतना आ गया। तो अब मुझे ये पता है कि वाटर में हाइड्रोजन कितना, कितने वाटर में? 3.46 इंटू 10⁻³ ग्राम में हाइड्रोजन कितना है? अब आप सोचिए, ये वाटर आया कहां से? इसकी कंबस्टन से। मीन जितनी हाइड्रोजन इसमें थी उसका वाटर बन गया। इसका मतलब अगर मुझे यहां हाइड्रोजन की परसेंटेज पता हो, राइट, वो कहां से आई थी? वो सारी हाइड्रोजन कहां से आई थी? ये वाली हाइड्रोजन थी। ओके, अब जितनी अमाउंट हाइड्रोजन की इसमें से आई है, कितनी आई है? ये 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम है, 1 ग्राम में कितने, इतने ग्राम वाटर में कितने आ गए? ये कहां से आई थी? 4.24 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्टन से। इट मींस 4.24 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ ब्यूटेरिक एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन इतनी। 1 ग्राम में कितनी है? 100 ग्राम में कितनी है?
उससे मुझे हाइड्रोजन की परसेंटेज इस कंपाउंड में मिल गई। रिमेंबर, गलती नहीं करने का, जो वाटर में ऑक्सीजन का परसेंटेज है और जो वाटर में ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का परसेंटेज है वो यहां पे आने के परसेंटेज से डिफरेंट होगा, क्योंकि उसमें कंपाउंड वाटर है, इसमें कंपाउंड डिफरेंट है। मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि 4.24 मिलीग्राम कंपाउंड में 4.24 मिलीग्राम जो कंपाउंड है वो किसका बना हुआ है, उसमें कुछ मिलीग्राम कार्बन है, कुछ हाइड्रोजन है, कुछ ऑक्सीजन है ना, वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी, सारी की सारी हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो गई। ओके, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन और ये कार्बन बेसिकली तो इसी का था। तो इसमें कितनी हाइड्रोजन है वो हमें पता है, और वो हाइड्रोजन कहां से आई थी, यहां से। तो 4.24 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ ब्यूटेरिक एसिड के पास हाइड्रोजन इतनी है, 1 ग्राम के पास कितनी है, 100 ग्राम के पास कितनी है, ये मेरे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ गई है। अब कार्बन का परसेंटेज पता है, हाइड्रोजन का परसेंटेज पता है, दोनों को ऐड कीजिए, 100 में से माइनस कीजिए, ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा। Now you can handle the situation properly. Elements, atomic masses, percentage of elements, okay, 3 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, परसेंटेज पता है, I know the percentage। क्या मैं वहां से उनके रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकता? 54.4 divided by 12, 9.1 divided by 1, atomic masses, 36.5 divided by 16, 4.53, 9.1, 2.28, फिर वही बात 4.53, 9.1, 2.28, पर भाई हम कंपाउंड ऐसे तो लिखते नहीं है, we always write in the simple ratio, whole number ratio। तो इनमें से जो सबसे छोटा वैल्यू है उससे मैं सबको डिवाइड कर दूंगा। ये 1 हो गया, 1 के रेस्पेक्टिवली क्या वैल्यूज बनी, ये 1.98 राउंड फिगर करूं 2 होगा, ये 3.99 राउंड फिगर करूं 4 होगा, ये 1 है। इट मींस दिस इज माय एम्पिरिकल फॉर्मूला C2H4O। व्हाट इज इट्स एम्पिरिकल वेट, इसको मासेस को ऐड करिए, 44 ग्राम आ गया। मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 88, इसका मतलब n molecular weight by empirical weight 2, and molecular formula is n into empirical formula, so this is C4H8O2। तो ब्यूटेरिक एसिड का फॉर्मूला ये हो गया। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब बेटा यहां तक जाने के बाद ये हम क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपकी नॉलेज के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के आगे वाली बात होती है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जो इतनी जल्दी नहीं, धीरे 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 सीखेंगे। जैसे मैं आपसे वैसे ही बात करता हूं, C2H5OH, ओके, ये इथेनॉल है, तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, वो ऐसे थोड़ी ना बन जाएगा, उसके लिए पूरी मुझे उसकी प्रॉपर्टीज नॉलेज होगी तभी मैं पता करूंगा। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि इसको मैं किसी और वे से भी बना सकता था, तो कौन सा राइट वे है वो उसकी प्रॉपर्टीज को जानने के बाद हम पता करते हैं। भाई किसी स्टूडेंट में कितना दम है, पेरेंट्स हमें कहते हैं हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, हमें कैसे पता चलता है, ये देखने के बाद उसने हमारी बात को कैसे सुना है, कैसे समझा है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये लेक्चर्स बहुत ही आराम से दिए गए हैं, इसमें आपको हर बात क्लियर करने को मिलेगी, किसी भी और पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली मेरे लेक्चर सुनिए, विद टाइम आपको हर इंफॉर्मेशन मिलेगी। मुझे कुछ बच्चों के सजेशंस आए हैं, वॉइस क्लैरिटी, रियली कुछ दिन बाद ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लीज थोड़ी सी पेशेंस रखिए और मेरी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसका एडवांटेज लीजिए। ये सिलेबस रियल सेंस में कुछ भी नहीं है। अगर हमें हमारा सिस्टम, टीचर्स डरा रहे हैं सिलेबस बहुत मुश्किल है,
ऐसा कुछ नहीं है। पेशेंस के साथ काम करिए, रोज थोड़ा 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 डर खत्म करते जाइए लेक्चर्स को सुनने से। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, पहले लेक्चर से शुरू हो जाइए, दोबारा से बार बार इसको सुनिए। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स और करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।